हैं एंजाइम के बारे में, एंजाइम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो एंजाइम बनी हुई है वो किन सब चीजों से बनी हुई है, और जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो वहां पे एक अलग सा कॉन्सेप्ट बन के आता है, माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन कह लो। तो वो एक कॉन्सेप्ट आती है जब हम बात करते हैं एंजाइम के काइनेटिक्स की, ठीक है। तो एंजाइम काइनेटिक्स एक टर्मिनोलॉजी है जो टर्मिनोलॉजी ये बताता है कि एंजाइम अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पार्टिसिपेट करने के बाद क्या प्रोग्रेशन हो रही है, प्रोग्रेशन के दौरान क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन स्टेट आते हैं। तो यहाँ पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था क्या कि कोई भी एंजाइम अगर है तो वो क्या करता है कि वो एक एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम करता है, ठीक है। तो अब अगर पिछले आप रिकॉल करो तो ऐसा एक कुछ स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ठीक है। ये क्या है, इसका एक ग्राउंड लेवल ऑफ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है। इस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से मान के चलो कि ऐसे करके ये गए, ऐसे करके ये बन के यहाँ आए प्रोडक्ट। तो ये एनर्जी जो है फ्रॉम सबस्ट्रेट के एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी ये है, और ये रिएक्शन प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कह लो या रिएक्शन प्रोग्रेशन कह लो, ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आती है कि ये जो होता है ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है या एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ठीक है। तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, एंजाइम कम कर देता है। अब जैसे कि एक्टिवेशन यहां से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट की बात अभी मैं बताऊंगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए क्या होता है कि कुछ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो वहां पे जाके क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट मतलब कि एक्टिव, आप कह लो कि वो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक्टिव हो जाए। तो उस एक्टिव स्टेट में आने के लिए जो एनर्जी लगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिव क्या, एक्टिव मतलब कि टुवर्ड कि वो एक कॉम्प्लेक्स बनाए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है ताकि वो, इसलिए वो क्या करता है, वो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होगा और वो तुरंत ही क्या करेगा, प्रोडक्ट को दे देगा, प्रोडक्ट को बनाएगा। तो अब बात आती है यहाँ पे ये देखो क्या है कि यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ये है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये। और इसी तरह से अगर इसका उल्टा कर दो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है सबस्ट्रेट की एनर्जी से, तो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, P = SE हो जाता है, तो क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब ये कैसे दिखेंगे ग्राफ पे वो आपको भी बताऊंगा। अब जो पहला आपको बता दिया एक्सोथर्मिक है, अब दूसरे की अगर बात करें, दूसरा ऐसा दिखेगा कुछ, मान लो अगर इसके साथ ही चल रहे हैं, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन सेम है, तो क्या होगा, वो यहाँ पे आके यहाँ पे प्रोडक्ट बन के खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या देख रहा है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ माइनस में ये प्लस में है तो क्या होगा, ये ज्यादा है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से, और यहाँ पर क्या है कि ये कम है। अब अगर इसी की बात, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं, यहां तक आ जाएगा, सेम हो गया सबस्ट्रेट का, यहाँ भी प्रोडक्ट का भी और इसका भी। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर हम इसकी बात यहाँ पे करते हैं तो अब हम सीधा आपको मैं वहां पे ले जा रहा हूं जहां पर कि एक माइकलिस मेंटन कॉन्सेप्ट आता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से एंजाइम के हैं। तो माइकलिस मेंटन माइकलिस स्पेलिंग देख लो आप, माइकलिस मेंटन, MENTN मेंटन इक्वेशन जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, उसको आपको जानने की जरूरत है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अब देखो, माइकलिस मेंटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एक रिएक्शन प्रोग्रेशन का एक ग्राफ बनाया, ठीक है। और उस ग्राफ में क्या किया उन्होंने कि एक चीज उन्होंने कॉन्सेप्ट दी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो उन्होंने क्या बताया कि ये वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो ये वेलोसिटी v होगी, ये v होगा क्या, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या डिसअपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेट। तो अगर आप डिसअपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेट, अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो ये वेलोसिटी या रेट क्या हो जाता है, रेट मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आप काइनेटिक्स में पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे क्लास 12 में, वहां पे क्या हो जाता है, ये माइनस डेल्टा S बाय डेल्टा T और डेल्टा P बाय
डेल्टा टी। पी क्या हो रहा है, अपियर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। एस सबस्ट्रेट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है आफ्टर रिएक्शन प्रोग्रेशन, तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे अगर आप किसी भी कोई भी एंजाइम की अगर आप बात करो तो वो कुछ ऐसा वो बनाएगा, सिग्मोइड टाइप का एक वो कर्व बनाएगा। अब इस कर्व में क्या हो रहा है कि ये आप ऐसे समझो यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ एंजाइम हैं जो एंजाइम फ्री स्टेट में है। अब क्या हो रहा है, ये सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है, ये एंजाइम जो यहाँ पे कुछ एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट से बाइंड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक ऐसा लेवल आता है जहां पर क्या होता है कि जो एंजाइम्स बाइंड करवा रहे हैं अपने सबस्ट्रेट से, अब एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स बचे ही नहीं जहां पे सबस्ट्रेट क्या कर पाए, बाइंड कर पाए। अब जब सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो क्या हो गया, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन अपने आप में फुलफिल हो गई, जितने एंजाइम को सबस्ट्रेट चाहिए थे वो मिल गए। तो उसके बाद क्या होगा, ये स्टेट आता है जहां पे ये सैचुरेट कर जाता है। जो जहां पे ये सैचुरेट कर गया वो एक होगी क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। क्या होगी वो, वी मैक्स होगी। अब वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को आपको क्या पता है, रेट। जो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहां पर है, जहां सैचुरेशन लेवल आ गया। अब इसका एग्जैक्ट हाफ कर लो आप, ये जहां वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम है इसके हाफ पे आ जाओ और हाफ पे देखो यहाँ पे, और ठीक है वी मैक्स बाई 2 कह लो आप इसको। वी मैक्स बाई 2 पे जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी Km। Km क्या है, Km है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। क्या है वो, Km इज माइकलिस mm कांस्टेंट। ये mm कांस्टेंट का जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप एनर्जी की एंजाइम की बात करो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ये हर जगह आपको दिखेंगे, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाओ, बायोकेमिस्ट्री पढ़ो या कुछ भी करो, आप एमफिल करो, एमडी करो, ऐसा कुछ भी कर लो आप, तो ये आपको दिखेंगे वहां पे। रिसर्च करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरे रिएक्शन को डिसाइड करता है कि रिएक्शन कहाँ पे जा रही है और रिएक्शन में कितनी एफिनिटी होगी सबस्ट्रेट की। तो यहाँ पे बात आती है एफिनिटी की। एफिनिटी मतलब, एफिनिटी एक टर्म है। एफिनिटी अगर आप बात करो तो उसमें आ जाओ आप, अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आ जाओ तो एफिनिटी की बात करो। एफिनिटी क्या हो जाता है, एफिनिटी इज समथिंग दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड एनीथिंग। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल है वो केमिकल कितना एक्टिव है ताकि वो किसी दूसरे से बाइंड कर पाए, वो एफिनिटी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, Km का इनवर्स रिलेशन है किससे, एफिनिटी से। Km का इनवर्स रिलेशन है किससे, एफिनिटी से। अगर Km ज्यादा होगी तो एफिनिटी क्या होगा, कम होगा। अगर Km यहाँ पे नहीं होके अगर ये ऐसा कुछ प्लॉट आ जाए, ऐसा कुछ प्लॉट आ जाए, ठीक है, ऐसा प्लॉट आ जाए और Km क्या हो जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो इसकी एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। ये अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किसकी एफिनिटी ज्यादा है, बहुत सारे आपको प्लॉट दे दे और मुझे किसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा है, और Km की वैल्यू से आप बस क्या कर पाओगे, वहां पे डिसाइड कर पाओगे किसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा है। Km की वैल्यू जहां पे सबसे कम होगी वहां एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। Km की वैल्यू क्या है, Km की वैल्यू वो है जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एट Vmax/2। तो वी में ये अगर Km क्या है, Km खुद भी अपने आप में Km का यूनिट क्या होगा, सबस्ट्रेट का यूनिट होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के एक्सिस पे ही फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट, अब ये Km क्या कर रहा है कि Km एक सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, जहां पे ये Km का आप Km कांस्टेंट का आप जो है यूनिट देख लेना। हमेशा क्या तो कांस्टेंट के यूनिट्स बहुत रेयरली आपको मिलेंगे कि होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो Km का है वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, मोल पर लीटर वाला जो है वही होगा। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा यहाँ पे, वही Km का यूनिट होगा। अभी मैं दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट है माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन का। वो इक्वेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर आप नोट कर लो साइड में, ठीक है, कि कभी आपको कहीं काम आ जाए तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो जो दिया उन्होंने वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, वहां पर था कि वेलोसिटी क्या है, ये रेट है एट टाइम t, वेलोसिटी t इक्वल टू Vmax/2 into सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये एक माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपको सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में दे दिया आपको, ठीक है, मोल पर लीटर में आप यहाँ फिल कर दो, Km कांस्टेंट आपको दे देंगे। वो बोलेंगे एट टाइम t, t अगर आपको 30 सेकंड दे रहे हैं या 2 मिनट दे रहे हैं तो t से आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। t आपको बस गुमराह करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है, कहीं भी नहीं, देख लो आप।
और वी मैक्स जो देंगे वी मैक्स बाय 2 आपको दे देंगे कि वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी ये इतनी है, तो उसके हाफ आप निकाल लो बाय 2 करके, ठीक है। तो ये ऐसे कर लो और इसमें आप वैल्यू पुट करो, ये बहुत आसान होता है, दिखने में लगता है ये वो है, इसको एक ट्रिक है याद करने का, अगर याद आप करना चाहो तो ये करो। देखो ये है कि सबस्ट्रेट क्या है, यहाँ पे सेम है, सबस्ट्रेट दोनों में ही आएंगे, ऊपर वी मैक्स बाय 2 नीचे km। समझ में आया क्या बोलना चाहता हूँ मैं? यहाँ वी मैक्स बाय 2 है, यहाँ पे km है, तो यहाँ ऊपर देखो वी मैक्स बाय 2 है, यहाँ पे km है। अब क्या होता है कि अब ये देखो, अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहो, स्प्लिट करने का मतलब ये है, अगर ये वी मैक्स अगर ये नीचे होता, ठीक है, ये अगर नीचे होता, ये अगर ऊपर होता, तो क्या लिख सकते थे आप इसको, वी मैक्स km प्लस एस बाय वी मैक्स प्लस km प्लस एस बाय एस, ऐसे लिख सकते थे ना इसको वो करके, लेकिन नहीं लिख सकते हो, यहाँ बाउंडेशन है, ठीक है। तो ये वाला आपको हमेशा याद रखना है कि जो फॉर्मूला माइकलिस मेंटन ने दिया था उसमें क्या है कि उसमें नीचे में प्लस था, ताकि हम उसको क्या करें, डिवाइड नहीं कर पाए, दो पार्ट में ऐड नहीं कर पाए। तो ये चीज हमेशा आप याद रखना। एक ये कॉन्सेप्ट अगर इसको याद करने का एक तरीका ये, दोनों एस क्या होगा, नीचे होगा, दोनों एस दोनों में होगा, ठीक है, नीचे प्लस होगा, ऊपर इंटू होगा, ताकि बाउंडेशन हो जाए इसको डिवाइड करने की। तीसरी चीज जो होगी ये होगी वी मैक्स ऊपर है, km क्या क्या से कॉम्पोनेंट है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताया था, एंजाइम क्या होता है, ये प्रोटीनेशियस होता है, हमेशा क्या होंगे, ये प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं, जैसे आप बात करो राइबोन्यूक्लियेज की और राइबोन्यूक्लियेज पी की और राइबोजाइम की, ये दो एंजाइम हैं जो कि क्या है, नॉन प्रोटीनेशियस हैं। किसके बने हैं, ये आरएनए के बने हैं, या आप न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लिक एसिड एंजाइम या आरएनए एंजाइम, तो जहां भी पूछे वो क्या बोलोगे आप आंसर, इसका राइबोन्यूक्लियेज पी और राइबोजाइम, ये दोनों। राइबोजाइम का क्या काम है वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो इंट्रोन को हटाता है, स्प्लाइसिंग एक चीज आएगी 12th में आएगी, वो आप जान जाओगे इसके ये क्या काम करता है। ये भी वही है कि आरएनए के डिफरेंट वर्जन में कन्वर्सन करता है, ठीक है। तो एंजाइम अगर बात करें तो ये एंजाइम दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो ये हो गए, ठीक है, और दूसरा ये एक प्रोटीनेशियस पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होगा। ये तब बात है बच्चों जब एक सिंपल एंजाइम नहीं होगा, क्या होगा, एक कंजुगेटेड एंजाइम होगा। एंजाइम दो तरह की होगी, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड। सिंपल जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट होंगे, और जो कॉन्जुगेट होंगे उसमें क्या होंगे, प्रोटीनेशियस पार्ट के अलावे भी एक कोई भी कंपोनेंट आके जुड़ जाएगा। क्या करेगा, वो कंपोनेंट जो आके इससे जुड़ेगा वो कंपोनेंट क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वो कंपोनेंट अभी दिखाऊंगा क्या होंगे। तो अगर हम नॉन प्रोटीन की बात करें तो नॉन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर मतलब कि प्रोटीन के अलावे एक फैक्टर जिसने क्या किया है, एंजाइम के साथ कोलेबोरेशन किया है या कोऑर्पोरेशन किया हुआ है, ठीक है। और प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम मतलब प्योर एंजाइम, प्योर प्रोटीन वाला एंजाइम, ठीक है। तो अब हम कोफैक्टर की बात करें तो कोफैक्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज तब आती है जब आपको याद करने पड़े इसमें कि कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं जो कि एक एंजाइम में प्रेजेंट है, क्योंकि हर एंजाइम जो भी होंगे उनके अलग अलग कोफैक्टर होंगे। ऐसा नहीं है कि सब एंजाइम में, जैसे कि कोफैक्टर के अगर 3 कैडर हैं हमारे पास, कैडर मतलब कैटेगरी, पहला होता है आपको मान के चलो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा होता है हमारा को एंजाइम, और तीसरा होता है मेटल आयन। तो ये तीनों अपने आप में अलग अलग हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेटल आयन है तो एक अलग क्लास आ गया, उसके एंजाइम है और उसमें सारे एंजाइम में एक ही मेटल है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट एंजाइम में होंगे, डिफरेंट को एंजाइम्स डिफरेंट एंजाइम में प्रेजेंट होंगे। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं किससे, एंजाइम से स्ट्रक्चर देने के लिए। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो क्या होगा कि वो बहुत ही स्ट्रांगली फर्मली बाउंड होगा, किससे, एंजाइम से। एंजाइम से क्या होगा, फर्मली बाउंड होगा। सीबीएसई वाले बच्चे, अगर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आता है कहीं पे आपको, अगर दिख जाए ऐसे क्वेश्चन एडवांस लर्निंग अगर कर रहे हो आप, तो अगर दिख जाए तो ये ऐसे ही करना है। इसके दो डिफरेंस काफी होते हैं, 1 नंबर में आएगा ये। क्या होंगे, ये फर्मली बाउंड होंगे, और जो कोएंजाइम होंगे वो क्या होंगे, वो लूजली बाउंड होंगे। लूजली बाउंड किससे होंगे बच्चों, फिर ये लूजली बाउंड होंगे एंजाइम से। एंजाइम से क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। तो बच्चों अब ये लूजली बाउंड होंगे, ये फर्मली बाउंड होंगे, और मेटल आयन तो पता ही है ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं।
तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग होगी, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि जो ये फैमिली और लूजली बाउंड है, तो ये कौन कौन से एंजाइम में कौन कौन से कोफैक्टर्स मौजूद हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप अगर है तो कौन कौन से प्रोस्टेटिक ग्रुप में कोफैक्टर्स आके जुड़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो भी आपको, जैसे आप पायरुवेट काइनेज की बात करो, पायरुवेट काइनेज की बात करो, ठीक है, तो ये बहुत सारी एक लिस्ट है, बहुत डाइवर्स लिस्ट है ये, और ये लिस्ट आपको किसी भी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा, चाहे आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो आकाश की, करियर पॉइंट, एलन कोटा की, कहीं की भी, तो ठीक है, तो वहां भी आपको दिख जाएगा। तो पायरुवेट काइनेज में क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ये सारी चीजें आपको जो जो कोफैक्टर्स में आयंस के तौर पे प्रेजेंट है या मेटल्स के तौर पे प्रेजेंट है, वो क्या करने हैं आपको, उसको याद रखने हैं कि कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं जो किस किस एंजाइम में प्रेजेंट हैं। और ये नहीं आप सबकी याद मत करना, अगर 5-6 आपको जो इंपॉर्टेंट लगे कि जो हमारे बायोलॉजी में, बायोलॉजी का एक रूल है, क्वेश्चन वहीं से आती है ना, जो कि आपको आगे के प्रोसेस में मिले। प्रोसेस मतलब कि अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेशन में अगर आपको कोई चीज दिख जाती है तो उस रेस्पिरेशन में अगर वो एंजाइम यूज हो रहा है तो उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के अननोन चीज पूछ दिया, नीट में ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो पायरुवेट काइनेज में क्या है, K प्लस पोटेशियम है। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्रोस्टेटिक ग्रुप की, ठीक है, और को एंजाइम की, तो प्रोस्टेटिक ग्रुप में क्या होता है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होगा वो होगा हमारा हीम। हीम जो है, हीम ग्रुप भी क्या है, अपने आप में एक बहुत ही वो है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है हीम। और जो ये हीम है, तो हीम हाँ, तो बच्चों ये हीम जो है, हीम क्या है, हीम एक कोफैक्टर है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है। ये क्या होता है, फैमिली बाउंड होता है, और ये जिस एंजाइम से बाउंड होता है वो एंजाइम आप हर जगह देखोगे, वो कहां पे, पेरोक्सीसोम में मिलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हीम जो है अगर वो एंजाइम में किसी में बाउंड होता है, वो एंजाइम कहां पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो वो 2 एंजाइम है जहां पे हीम क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, वो है कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। तो ये को प्रोस्टेटिक ग्रुप है किसके, कैटालेज और पेरोक्सीडेज के। कैटालेज और पेरोक्सीडेज के कौन से हो गए, हीम हो गए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो जो मैं बता रहा हूं ये याद रखते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा, बाकी आप लिख लेना, 5-6 होंगे आपके, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेना। और एक मैं वो मेटल में बताऊंगा, मेटल में अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक कहाँ प्रेजेंट होता है पता है, जिंक प्रेजेंट होता है आपके एक डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो कि क्या करता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। पेप्टिडेज, पेप्टिडेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला, ठीक है। तो कार्बोक्सी मोइटी प्रेजेंट जहां पे हो पेप्टाइड में, उसको तोड़ने वाला कौन सा होगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज होगा। उसमें Zn पाए जाते हैं, जिंक पाए जाते हैं। अब हम कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम आप पढ़ोगे, आप रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे ये कि कोएंजाइम होते क्या है। कोएंजाइम में बहुत डाइवर्स अमाउंट है। अगर आप कोई भी कोएंजाइम की बात करो, ठीक है, तो कोएंजाइम में आपको दे दे के 3-4 ही दिखेंगे। FAD दिखेंगे, ठीक है, NAD दिखेंगे और FMN दिखेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ पे मुझे ये लिखने की जरूरत है, इसकी एब्रिविएशन सबको पता ही होगा। ये 12th में यही है, फ्लावोमोनो न्यूक्लियोटाइड, और ये निकोटिनामाइड ये है, ठीक है, डाइफॉस्फेट, ये सब कुछ आप ये देख लेना, फ्लेविन डाइफॉस्फेट जो भी है। तो ये 3 जो है, ये क्या है कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होते हैं, ठीक है। और ये कोएंजाइम्स क्या करते हैं, वो ये कोएंजाइम्स क्या करते हैं, बाउंड होते हैं। और इन कोएंजाइम की एक खास बात है कि जो ये होते हैं ना, ये मेनली क्या होते हैं कि ये या तो इनके रेसिड्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ही होते हैं। विटामिन जैसे कि आप अगर मैं NAD की बात करूं तो ये सारी चीजें जो NCERT में दी है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग से है ही। तो NAD के हमेशा पूछते हैं कि NAD में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है रेसिड्यू के तौर पे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो होगा आपका नियासिन, ठीक है, नियासिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो नियासिन जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वो एक नियासिन का एक विटामिन है, ठीक है। वो विटामिन किससे कोलैबोरेशन करता है, एक एंजाइम से करता है। और ये कौन से कैटर में, कोएंजाइम में। विटामिन जहां भी बात आए तो वो आप कोएंजाइम याद करना, टिक ऐसे भी लगाने के लिए कभी कभी आ जाएंगे, एम्स में आते थे, अब पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एम्स के क्वेश्चन में तो हमेशा ही दिखते थे ये, ठीक है। तो बच्चों अब
ठीक है, यहाँ मैंने बहुत सारा पार्ट कवर कर दिया है, बस ये जानने की आपको जरूरत थी 12th लेवल पे। सीबीएसई वाले बच्चे इस पे थोड़ा कम ध्यान दें, लेकिन जो ये है ना, जो एग्जाम्पल आपको मैंने बताए हैं, ये एनसीईआरटी से उठाए हुए एग्जाम्पल हैं, ये बिल्कुल याद रखें। और कभी कभी इस पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ भी मिल जाएंगे जो कि 5 नंबर में पूछते हैं। तो ये हमेशा सीबीएसई वाले बच्चे हमेशा इसको ध्यान रखें। जो पिछले वाला टॉपिक था उस पे सीबीएसई वाले बच्चे बहुत कम ध्यान दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में नहीं पूछ जाएंगे वैसे क्वेश्चन। लेकिन नीट वाले बच्चे दोनों ही लेक्चर को, दोनों ही पार्ट को, मैकेलिस मेंटल इक्वेशन वाले और एंजाइम के जो कंजुगेट एंजाइम जो पढ़ाया आज में, ये इन दोनों को एकदम बिल्कुल परफेक्टली याद करना है।